मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हैं यहाँ पर। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको चंपारण सत्याग्रह बताया था और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। उसी क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था खेड़ा विद्रोह के बारे में और अहमदाबाद आंदोलन के बारे में। जैसे मैंने पिछले क्लास में ही आपको बताया था कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो एक प्रयोगशाला थी और उस प्रयोगशाला ने एक ऐसा चीज़ दिया था जो व्यक्तिगत रूप से एक ऐसा व्यक्ति गांधी जो नए चीज़ें और नए तरीक़ों से अपनी लड़ाई लड़ सकते थे और उसका रिजल्ट पॉजिटिव था। ये सबसे बड़ी बात थी आपको चंपारण सत्याग्रह के। आते हैं घटनाओं पर। अहमदाबाद आंदोलन क्या था, या ये मिल आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ये मजदूरों द्वारा किया गया आंदोलन था। अहमदाबाद के जो मिल मालिक थे वो जनरली जो अपनी वेतन थी या बोनस जो देते थे उसको वो लोग कम करना चाहते थे। प्लेग एक बीमारी थी जो चूहे के काटने से या चूहे से फैलती है, तो प्लेग बहुत तेज़ी से फैला था और प्लेग बोनस मजदूरों को दिया जाता था। तो मजदूर वर्ग जो था वो उसको महंगाई के रूप में लेता था। बीच में जब प्लेग का स्तर कम होने लगा तो अहमदाबाद के मिल मालिकों ने यह घोषणा किया कि वो लोग प्लेग बोनस को कट कर देगा, जबकि महंगाई भत्ता जो था मजदूरों को नहीं मिल रहा था। तो मजदूरों का ये कहना था कि प्लेग बोनस को कायम रखा जाए और हमारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। जो डिमांड था वो 50% इंक्रीज़ का था, जो कि मिल मालिक नहीं मानने वाले थे या नहीं मान रहे थे। इसी बीच गांधी जी को ये बात गई, सेम स्टेट से बिलोंग करते थे, गुजरात से। आंबा भाई जो थे उनके बहुत करीबी मित्र थे और बहुत बड़ी फंडिंग देते थे साबरमती आश्रम को रन करवाने में। मीन्स साबरमती आश्रम के निर्माण में भी आंबा भाई ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी लगाई थी। तो एक तो मिल मालिक और वो भी गांधी के साथ उनका अच्छा रिश्ता। अब जब गांधी जी को ये पता चला तो एक उनके लिए द्वंद्व था कि अपने दोस्त या अपने करीबियों के साथ उनका रिश्ता खराब हो, लेकिन गांधी ने उचित निर्णय लिया और जो सही था उसका निर्णय लिया। गांधी ने चीज़ों को समझा और उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई आप एक ट्रिब्यूनल बना दीजिए और ट्रिब्यूनल जो फैसला देगी जिसमें मिल मालिक और जो मजदूरों के हित में होगा वो आपको मानना पड़ेगा। इसके लिए मूल रूप से मिल मालिक तैयार नहीं थे, लेकिन अंततः वो चीज़ हो नहीं पाई। तो फाइनली गांधी ने, जब मिल मालिकों ने बोला कि हम 20% आपका बढ़ा रहे हैं और 20% बढ़ाने पर जो मजदूर नहीं वापस आते हैं हड़ताल से उनको हम बाहर कर देंगे, तो जो ये बात जैसे ही आई गांधी ने तुरंत मजदूरों का हित साधा और उन्होंने मजदूरों के साथ हड़ताल कर दिया। इन्होंने भूख हड़ताल यहाँ पर किया था और ये एक नई प्रयोगशाला थी। मतलब भूख हड़ताल करना, मजदूरों के साथ बैठना, ये सारी चीज़ें जो थी, सबसे सोचने वाली बात है कि जो उनके करीबी थे, जिन्होंने उनके साबरमती आश्रम में इन्वेस्टमेंट डाला था, उनके खिलाफ ये आंदोलन उन्हें जनरली किया। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह आंदोलन किसी व्यक्तिगत नहीं था, अपने स्वार्थ के लिए नहीं था, बल्कि एक सामूहिक हित के लिए था जो मजदूर वर्ग था जिनका शोषण हो रहा था। फाइनली डिसीजन इस बात पर आके ये आंदोलन समाप्त होता है कि 35% बोनस दिया जाएगा उनको और एक सम्मानजनक स्थिति में उनको पहुंचाया गया। इस तरह से अहमदाबाद आंदोलन जो था उसकी समाप्ति हो गई। ठीक है। देन उसके बाद दूसरा आंदोलन आता है जो चंपारण सत्याग्रह प्रयोगशाला से ही आगे का आंदोलन था, वो था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा भी गुजरात में ही है और 1918 की सेम घटना है ये। इसमें किसान वर्ग था और किसानों पर एक तरह से जो टैक्सेस ज़मीन पर लगाए जाते थे उनके खेतों पर थे, सरकार सूखा अकाल में भी वो टैक्सेस कम नहीं करना, मालगुजारी जो उनसे लिया जाता था वो किसी स्तर से कम करना नहीं चाहती थी। ये खेड़ा आंदोलन यही आंदोलन है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एक युवा नेता थे, वकील थे, वो इसमें आए सामने। खेड़ा आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी वो मूल रूप से ये थी कि जो किसान था वो अपनी मालगुजारी या जो टैक्सेस था उसको माफ़ करने की बात करता था और अंग्रेज जो थे इसको माफ़ करने के मूड में नहीं थे। जो जमींदार वर्ग था वो भी उसको छोड़ने के मूड में नहीं था, वो उसको वसूलने के मूड में था। धीरे धीरे सरकार ने इस स्तर पर भी अपनी घोषणाएं रखी
कि जो जमींदार वर्ग है, जो बड़े वर्ग हैं, वो ज़्यादा हमको टैक्स दें और जो छोटे किसान हैं वो हमको कम टैक्स दें। इस पर भी एक राय बनी, लेकिन ये मूल रूप से शोषण नीति के खिलाफ थी। मूल रूप से कहा जा सकता है कि ये शोषण नीति का ही एक हिस्सा था। गांधी को जब ये बात पता चला, गांधी जब इस आंदोलन में इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और गांधी का ये मानना था कि जब आप सूखा अकाल की स्थिति में आपको आर्थिक सहायता देना चाहिए किसानों को, तो आप उल्टे इनका शोषण कर रहे हैं। तो ये खेड़ा आंदोलन जो था उस समय मूल रूप से गांधी ने फिर एक तरह का आंदोलन किया, चंपारण जैसा ही, जिसमें मूल रूप से किसानों के साथ इन्होंने भूख हड़ताल किया और देन फाइनली सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने आंशिक रूप से, मतलब कहीं घोषणा नहीं किया गया, लेकिन सरकार ने पार्शली रूप से अधिकारियों से कहा, अंदर ये बात कही कि भाई जो देना चाहते हैं, जो टैक्स देने में सक्षम है या जो देना चाहते हैं उनसे ही लिया जाए, बाकी लोगों से नहीं लिया जाए टैक्स। इस तरह गांधी ने जब देखा कि इस तरह की घोषणाएं या इस तरह की चीज़ें आ गई हैं तो इन्होंने खेड़ा आंदोलन को समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट है क्या? इस घटना को समझने के लिए 1914 की चीज़ों को समझने की जरूरत है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ, ब्रिटेन, हम लोग कहीं प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन ब्रिटेन चूंकि इंग्लैंड में गया तो ब्रिटेन का कब्जा था हमारे देशों पर, तो हम सीधे इन्वॉल्व थे युद्ध में। हमको किसी तरह का कोई फायदा नहीं था, मतलब भारतीयों को किसी तरह से उसको कुछ लेना देना नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वार से। हमारे पास तो खाने की तंगी थी। लेकिन जैसे ही युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने सपोर्ट के लिए, भारतीयों के सपोर्ट के लिए कई घोषणाएं की, जिसमें एक लुभावनी घोषणा ये भी थी कि अगर हम अच्छी पोजीशन पर रहे और युद्ध में हमारी स्थिति अच्छी रही तो हम आज़ादी की बात कर सकते हैं, मीन्स भारत को आज़ाद करके हम चले जा सकते हैं। गांधी जी भी इस लालच में आए। गांधी जी ने भी एक तरह से नवयुवकों को उस समय सैनिक में जाने का या सैनिक में भर्ती होने की, इसलिए गांधी जी को सर्जेंट, भर्ती वाला सर्जेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में ये सारी घटनाएं घटी और लोगों में आशा थी एक तरह की कि कहीं ना कहीं हमें कुछ अच्छा मिलेगा, अगर आज़ादी नहीं तो कहीं ना कहीं एक स्वराज जैसा चीज़ होगा जहां हम खुद के चीज़ों को समझ सकेंगे। हुआ उल्टा। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को लाया गया। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कोई भी आतंकवादी घटना के लिए, ये मूल रूप से आतंकवादी क्रियाओं के लिए लाया गया था या वैसे विद्रोह के लिए लाया गया था जिससे सरकार को अपनी सत्ता से डर लगता था, अपनी सत्ता बचाने से डर लगता था। तो रॉलेट एक्ट जब इंट्रोड्यूस किया गया तो इसमें यह था कि कोई सुनवाई नहीं, मीन्स एक अंधा कानून था। बिना वारंट भी को आपको गिरफ्तार किया जा सकता था और किसी तरह की कोई इसमें सुनवाई नहीं होती थी। आपको जेल में उठा के डाल दिया गया, अंधा कानून था, कहीं कोई जज नहीं, वकील नहीं, आप अपने पक्ष को रख नहीं सकते थे। और ये एक ऐसा नहीं था कि आतंकवाद घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए या उस तरह की चीज़ों को कम करने के लिए लाया गया था, लेकिन हाँ, जो सरकार ने सोचा था वो दूर का उनका सोच था। उनको पता था कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो आज़ादी जैसी चीज़ें जो होंगी, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा और हम जो लोगों से बोल के रखे हुए हैं कि हम आपको देंगे, अगर नहीं देंगे तो विद्रोह जैसी चीज़ें होगी, तो लोगों को डराया जाए रॉलेट एक्ट के अंतर्गत। रॉलेट सत्याग्रह, इसका भी गांधी ने विरोध किया और बड़े स्तर पर इसको आगे उन्होंने अंग्रेजों के सामने इस बात को रखा। अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब इस स्तर के विरोध हुए तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल शर्मा, ये दो ऐसे नेता थे जो आपको 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, जलियांवाला बाग में ये सारे लोग मिलकर भाषण दे रहे थे, अपनी समस्याओं को रख रहे थे। बहुत सारे लोग जो थे, बच्चे थे, बुढ़े थे, औरतें थी, वो सारे लोग उस मैदान में बैठकर उनकी बातों को सुन रहे थे और एक मेला का माहौल भी था। उसी समय जैसे जलियांवाला बाग जो है पूरी तरह से बाउंड्री है, आप निकल नहीं सकते थे, कहीं ऊंची बाउंड्री थी तो कहीं से आप निकल नहीं सकते थे। जनरल डायर आया और ऐसा माना जाता है कि बिना आदेश दिए, माना किया जाता है, सही बात है, बिना आदेश दिए 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। 10 मिनट वो समय था जब हमारे ही लोगों को बिल्कुल क्रूरता से मारा गया था। सरकारी डेटा खुद बोलता है कि 380 लोग मरे, मीन्स एग्जैक्ट जो उस समय की गवर्नमेंट बोली थी वो डेटा था आपको 379, जो बिल्कुल गलत था।
घटनाओं को अगर विस्तार से समझना है तो यूं समझिए कि जलियांवाला बाग में कुआं था, लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदा और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, गोली से लोग मरे, इसके साथ साथ उन चीज़ों से भी मरे जो उनको भय पैदा किया। कुएं के ऊपर जितने लोग कूदते गए वो भी उसमें मरते गए, मतलब संख्या हजारों से ऊपर थी अगर हम सरकारी आंकड़ों को नहीं माने तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था एक बड़ी घटना थी हमारे लिए। यहाँ से क्रांतिकारी विचारधारा जो था कांग्रेस से अलग होती है। मीन्स जलियांवाला बाग ही वो घटना थी जो भारतीय इतिहास को दो फाड़ या दो हिस्से में बांटती है। यहाँ से गांधीयन एरा जो था एक थोड़ा सा निष्क्रियता की ओर चला जाता है और उस समय जो युवक वर्ग था, नवयुवक वर्ग, उसके अंदर जोश, बदले की भावना थी। और यहाँ से आता है आपको उधम सिंह की कहानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को इतिहास में मिलती हैं। तो 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसका आक्रोश हुआ, देश में हर जगह इसका विरोध किया गया, लेकिन अंग्रेज इसको सेलिब्रेट कर रहा था। इस चीज़ को लेकर वो खुश था, उनको पता था कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। उनको ऐसा लग रहा था कि हमने रॉलेट एक्ट को जो लाया उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट हमको जलियांवाला बाग के रूप में मिल गया, अब यहाँ पर जो भी चीज़ें वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। लेकिन ये सोचना उनकी बेवकूफ़ी थी, ऐसा कुछ होने जाना नहीं था। जो खून पहले शांत था, जो बच्चे इस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते थे, 21, 18, 12 साल के लोग जो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, अब वो सुनने के लिए आए। और जलियांवाला बाग के बाद एक तरह से क्रांतिकारी विचारधारा जो था आंख के बदले आंख जैसी स्थिति में पहुंच गया। ठीक है, देन उसके बाद की घटनाओं को अगर अध्ययन करें तो असहयोग आंदोलन। मित्रों, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक की घटनाओं को हम समाहित करते हैं इसमें। इससे पहले मैं खिलाफत आंदोलन को इंक्लूड करना चाहूँगा। खिलाफत आंदोलन क्या था? टर्की का जो खलीफा था उसको सारे मुस्लिम, विश्व के सारे मुस्लिम जो थे अपने धर्मगुरु मानते थे। भारतीय मुसलमान भी इस चीज़ को मानते थे। तो अंग्रेज़ों से यही रिक्वेस्ट किया गया था, यही बात वो लोग कई जगह कहा था और अंग्रेज़ों ने आश्वासन भी दिया था कि अगर टर्की पर हमारा कब्जा होता भी है तो हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे और खलीफा का पद हम रहने देंगे, जो आपका धर्मगुरु का पद है उसको रहने देंगे, उसको समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही उनका टर्की पर कब्जा हुआ उन्होंने विभाजन किया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। ये सेंटिमेंटल चीज़ें थी जिससे लोगों की, मुस्लिम वर्ग के लोगों की भावनाएं आहत हुई और भारतीय मुसलमान भी इसके खिलाफ हो गए। तो खिलाफत आंदोलन जो था इससे जुड़ा हुआ घटना थी और यहाँ से शुरू होता है मुस्लिम विरोध अंग्रेजों के खिलाफ। 9 जून 1920 में इलाहाबाद की खिलाफत कमेटी ने घोषणा किया कि हम खिलाफत आंदोलन शुरू कर रहे हैं और खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। उस कमेटी ने ही घोषणा किया कि हमारे नेता जो होंगे सर्वमान्य गांधी जी होंगे और उन्हीं के द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार यह आंदोलन चलेगा। गांधी को एक बहुत अच्छा मौका था, जो भी चीज़ें घटनाएं घटी थी उसमें जो जलियांवाला बाग को आक्रोश था, तो गांधी ने इस मौके को ग्रैब किया, पकड़ा और उन्होंने देखा कि इस समय हिंदू मुस्लिम एकता की ज़रूरत है और एक ऐसे आंदोलन की ज़रूरत है जो अंग्रेज़ों की नींव को हिला के रखे। गांधी ने खुद लिखा असहयोग आंदोलन को लेकर कि एक ऐसा आंदोलन, असहयोग आंदोलन है जो हो सकता है एक दिन में समाप्त हो जाए, एक महीने में समाप्त हो जाए, एक साल में समाप्त हो जाए या फिर कभी समाप्त नहीं होने वाला आंदोलन, लेकिन हाँ रिजल्ट जरूर देकर जाएगा। ये गांधी का भी मानना था। खैर, असहयोग आंदोलन जो था वो मूल रूप से इस बात पर निर्भर था कि हम सरकार के साथ सहयोग ही नहीं करेंगे। नाम से ही स्पष्ट है कि हम किसी तरह का आपका सहयोग नहीं करेंगे। टीचर है तो स्कूल में सहयोग नहीं करेंगे, वकील है, बहुत सारे वकील, बड़े स्तर के रूप में अगर कहा जा सकता है तो बहुत बड़ा हिस्सा जो वकीलों का था वो नहीं इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो भी नामचीन वकील थे उन्होंने अपनी चीज़ों को छोड़ दिया, वकालत को उन्होंने एक तरह से त्याग दिया था। इसके अलावा जो भी जहाँ था उन्होंने सरकार को सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया। अब सरकार की दमनकारी नीतियां इस पर शुरू होती हैं। सरकार ने बड़े स्तर पर दमनकारी नीतियों को आगे बढ़ाया सहयोग आंदोलन में। ऐसा माना जाता है कि 30,000 लोग जो है तत्कालिक रूप से गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ा स्तर की गिरफ्तारी थी, मतलब सरकार के अंदर भय था। इसलिए भय था, मैं इस आंदोलन को इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि असहयोग आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन जो था कहीं तैयार नहीं था। चंपारण एक स्टेप अगर समझा जाए
चंपारण से क्रमबद्ध तरीके से तैयारी, छोटे छोटे आंदोलन, और उस आंदोलन से बहुत सारी चीजें सीखना और अपनी गलतियों को सुधारते हुए एक बड़े आंदोलन की तैयारी, असहयोग आंदोलन। तो ये एक प्लानिंग वे में, मतलब एक ऐसा रणनीतिकार व्यक्ति गांधी थे जिन्होंने एक प्लानिंग वे में चीज़ों को आगे बढ़ाया। अचानक वो चाहते कि अगर बड़ा आंदोलन हम खड़ा कर लें और अंग्रेजों से हम कुछ मंगवा लें, ये असंभव सा चीज़ था। तो असहयोग आंदोलन बहुत रणनीति वाइज चलाया गया था। दूसरी बात मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि गांधी एक अच्छे रणनीतिकार भी थे। जो तिलक, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था, उसके जो कार्यकर्ता थे वो बिखर गए, मरने के बाद वो जनरली बिखर गए। तो जब वो बिखरे तो फाइनली गांधी ने असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए उन कार्यकर्ताओं को फिर वापस लिया और उनसे संपर्क साधा। कांग्रेस पार्टी जो थी उसका कोई प्रदेशों में या क्षेत्रीय कहीं कार्यालय नहीं था, या उसका अपना गठन नहीं था, अपना संगठन नहीं होता था। तो गांधी ने असहयोग आंदोलन को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस को मजबूत किया, जहां से उनके अपने लोग जो है इस चीज को प्रसारित कर पाए और बड़े स्तर से इस आंदोलन को हम गांव तक पहुंचा पाए। ये थी गांधी की रणनीति असहयोग आंदोलन को लेकर। मीन्स रचनात्मक कार्य के साथ उन्होंने लोगों को भी जोड़ा, और खासकर उस समय जो 25 पैसा जो शुल्क था कांग्रेस का, वो शुल्क उस समय बहुत मुश्किल से लोग दे पाते थे, लेकिन गांधी ने वो शुल्क घटाया और इस स्तर से लोगों को बड़े स्तर से जोड़ा, जिससे कि लोग उनके साथ पार्टिसिपेट कर पाए और एक बड़ा आंदोलन वो खड़ा कर पाए। नागपुर अधिवेशन में ये घोषणा किया गया कि असहयोग आंदोलन शुरू होगा, और ये आंदोलन शुरू हुआ। अब आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ देता हूं कि नागपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था। खैर, गांधी को सर्वमान्य नेता माना गया असहयोग आंदोलन में, और यह निर्णय लिया गया कि गांधी बाबा जो डिसीजन लेंगे और जिस तरह से आंदोलन चलेगा, मीन्स अहिंसा, इसमें कहीं भी हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा, उस तरह के आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये सारी चीजें चलती गई। आंदोलन की जो क्रियाएं थी असहयोग जैसी ही बनी रही। सरकार के विरुद्ध हर जगह, इवन विदेशी कपड़ों का हर जगह बहिष्कार किया गया, होली जलाया गया। जो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि विदेशी कपड़ों का जो आयात था और निर्यात था वो बड़े स्तर पर घट गया था। सरकार, जो ब्रिटिश की सरकार थी, वो अरबों रुपये का सामान, सिर्फ कपड़ा भेजती थी भारत में। वो अचानक इस आंदोलन से आपको 57 करोड़ के आसपास का घाटा उसको हुआ था एक साल में। ये दिखाता है कि लोगों में क्या आक्रोश था। गांधी का कहना था कि हर वो व्यक्ति कपड़े का बहिष्कार करे, चाहे टोपी हो, पगड़ी के रूप में हो, दुपट्टे के रूप में हो, या कुछ भी हो, और ऐसा लोग करते थे। कुछ घटनाओं में यह भी देखने को मिलता है कि लोग कपड़े जलाते हुए ट्रेनों में या ट्रेन से बाहर, ये सारी चीजें होती थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन जो था बड़े स्तर पर होने लगा। लेकिन समस्या इसमें क्रिएट कब होती है, जब ये आंदोलन कई हिस्सों में हिंसा का रूप लेने लगा। कई हिस्सों में, जैसे मुंबई में या भारत के कई छोटे छोटे हिस्सों में हिंसात्मक आंदोलन अब शुरू हो गए थे। लोग आंदोलन में पार्टिसिपेट तो करते थे, लेकिन अब जो स्थिति थी वो थोड़ा क्रोध की थी, गुस्से की थी, और लोग जो थे अब मारकाट या हिंसा का रास्ता अपनाने लगे थे। एक बड़ी समस्या थी। उसी बीच एक घटना का मैं वर्णन करना चाहूंगा, प्रिंस ऑफ वेल्स। ये भारत आए 17 नवंबर 1921 को। ये भारत आए तो इनका विरोध किया गया। कहा जाता है कि जहां जहां से ये गुजरे सारी दुकानें बंद, कोई इनका स्वागत नहीं। मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अंग्रेज, या अंग्रेजों ने जो उनको आशा दिलाया था कि आप आइएगा तो बहुत अच्छा स्वागत आपका भारत में किया जाएगा और बहुत अच्छी शांति है यहाँ पर, ऐसा कुछ उनको मिला नहीं। इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ। अंग्रेजों को एक मैसेज तो गया, इंग्लैंड तक ये मैसेज ट्रेवल किया कि भाई भारत की स्थिति क्या है, लेकिन यहाँ के लोकल प्रशासन में गुस्सा था कि यहाँ के लोगों ने ही हमारा विरोध किया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है रेड मारना, मतलब अचानक किसी व्यक्ति को जाके पकड़ लेना, वो अब एक क्रिया के रूप में देखी जाने लगी थी। वो दैनिक होता था, ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ नया चीज कर रहे थे। वो रेड मारते थे, बिना कारण लोगों को पकड़ के जेल में डाल देते थे, यातनाएं देते थे। हाँ, यातनाएं 1857 जैसी नहीं थी, लेकिन इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने हर वो कोशिश किया, चाहे कूटनीतिक ताकत उन्होंने लगाई, राजनीतिक ताकत लगाई, हर तरीके से इस आंदोलन को उन्होंने दबाने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन दबा नहीं। चूंकि आंदोलन हर क्षेत्र में बट चुका था, भारत के कई हिस्सों में यह आंदोलन जो था छोटे छोटे क्षेत्र से लेकर एक विशाल रूप ले चुका था। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ घोषणाएं बताना चाहूँगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे
जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे। इस आंदोलन को एक तरह से आड़ में लेकर अपने को बिल्कुल उग्र रूप से वो लोग आगे आने वाले थे। गांधी इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। खैर, आंदोलन आगे बढ़ा और कई जगह हिंसा शुरू हुई, मारकाट शुरू हुआ, जो गांधी को पसंद नहीं था। उस घटना में जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा एक जगह है आपको गोरखपुर से पहले। जब आप उस घटना को समझिएगा, ये घटना है 5 फरवरी 1922 की। 22 पुलिसकर्मियों को 1922 22 पुलिसकर्मियों को वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों ने, जो उनके अंदर गुस्सा था, उनको थाने में जला दिया। ये 22 पुलिसकर्मी अंग्रेज नहीं थे, भारतीय ही थे, लेकिन चूंकि वो अंग्रेजों के लिए काम करते थे तो ऑब्वियस वो अंग्रेज पुलिस कहलाते थे। जब इनको जलाया गया, ये घटना को इतिहास में बोला जाता है कि चौरी चौरा कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं था, उसके बारे में कोई जानता नहीं था। तो ये घटना जो थी एक भारत के किसी कोने में एक छोटे से क्षेत्र में हुई थी, लेकिन हुई तो जरूर थी। अब इस घटना के साथ एक चीज़ और जुड़ा हुआ था जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा। गांधी ने इस घटना से पहले बारदौली में एक मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने तय किया था कि हम लोग मिलेंगे और आंदोलन कैसे चलेगा आगे, असहयोग आंदोलन, वो आंदोलन को हम लोग बारदौली आंदोलन के रूप में समझेंगे और देन अपने कार्यकर्ता को हम अपने देश में अलग अलग हिस्सों में भेजेंगे। चौरी चौरा कांड जो था उस आंदोलन को या बारदौली आंदोलन को बिल्कुल दबा के रख दिया। बारदौली मीटिंग हो नहीं पाई और फाइनली चौरी चौरा कांड होने के बाद गांधी को धक्का लगा उनके विचारों को लेकर, और इस तरह से आंदोलन को गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। तो इस तरह से पूरा असहयोग आंदोलन सेटबैक हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि अलग अलग चीज़ों में देखने को मिलता है बहुत बड़ा आंदोलन था और अचानक वापस क्यों ले लिया गया। तो चौरी चौरा कांड जो था वो छोटे कई उस समय जैसे मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इवन सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोगों ने गांधी की काफ़ी आलोचनाएं की थी। आलोचना का कारण था कई लोगों ने उनके उद्योगपतियों के साथ अच्छे रिश्ते को लेकर कोट किया था, कई लोगों ने अंग्रेजों के अच्छे रिश्ते के साथ ये बातों को कोट किया था, कई जगह उनकी ही बातों को कोट करके उनके विपक्ष में यूज किया गया। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब समझने वाली बात है कि ये आंदोलन वापस क्यों हुआ, जो एक चर्चा का विषय और डिबेट की बात है जिस पर आज भी आलोचनाएं होती है। चौरी चौरा कांड के बाद जो हिंसा आया था, इन्वॉल्वमेंट था, ये आंदोलन हम इसलिए कर पाए थे। आपने चंपारण किया, आपने अहमदाबाद खेड़ा किया, रॉलेक्ट एक्ट का विरोध किया, जलियांवाला बाग में हम मारे जरूर गए थे, लेकिन सिंपैथी हमको मिली थी उसकी। ये सिंपैथी अपने आप में हमारे मोरल, हमारे नैतिक जीत थी। विश्व के सारे देश या विश्व के सारे नेता, अगर इंग्लैंड के ही लोग बात करें तो इंग्लैंड के बहुत सारे नेता हमको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये इतना बड़ा आंदोलन हम ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से करते आए थे और अंग्रेजों को हर जगह हमने मात दिया था, हराया था। चौरी चौरा एक ऐसा कांड था जिसमें हमने हिंसा किया था, तो हम अपने को जस्टिफाई नहीं कर सकते थे कि हम सही थे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कहा जाता है कि आंदोलन जो चल रहा था वो रचनात्मक आंदोलन होना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे ये कई क्षेत्रों में ऐसे, जैसे मैंने बताया, कई क्षेत्रों में अब ये स्वतः आंदोलन हिंसात्मक होता गया। मुंबई इसका उदाहरण है, चौरी चौरा पहले मुंबई हो चुका था। तो जब ये हिंसात्मक आंदोलन होने लगा तो इसकी बिल्कुल संभावनाएं थी कि भारत के और हिस्सों में भी ये हिंसात्मक आंदोलन बढ़ेगा। अब सवाल यहाँ पर सीधा सा है कि जब आप हिंसा कीजिएगा तो अंग्रेज तो आपको छोड़ने वाला नहीं है। 1857 में आप संगठित होकर एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, तो यहाँ तो आप संगठित भी नहीं थे, यहाँ आप बिल्कुल एक गरीब वर्ग के साथ अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, किसान और मजदूर वर्ग उनके सामने थे। तो बिल्कुल उनकी जो प्रतिशोध होता या बदले की जो भावना होती वो बहुत ज़्यादा होती। जब आंदोलन आप शांतिपूर्ण कर रहे थे वो 30,000 इंसानों को, आंदोलनकारियों को पकड़ के जेल में डाल दे चुके थे, यतनाएं देते थे। तो आपको जब इन्होंने चौरी चौरा कांड किया, कहीं भी हिंसा किया, तो उनको छोड़ने का तो सवाल नहीं था। तो ये पहला चीज़ था। सेकेंड चीज़ था कि आंदोलन की फंडिंग एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि अगर हम बात करें कोई भी आंदोलन जो है उसकी फंडिंग जो था उस समय में के जो भी उद्योगपति थे, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, वही लोग फंडिंग करते थे। गरीब आदमी के पास जो सदस्यता शुल्क एक साल का लिया जाता था 25 आना, वो भी बहुत कम होता था। वो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को रन करवाने के लिए बहुत मुश्किल था। तो कोई भी आंदोलन को चलाने के लिए फंडिंग चाहिए था, वो फंडिंग नहीं था। और ये आंदोलन अपने आप में 2 साल तक लगातार चला था। 2 सालों में जो आंदोलन चला
एनर्जी लेवल, ऊर्जा जो है अपने आप गिर जाती है लोगों की। जैसे मैंने पिछले के वीडियो में भी आपको बताया था कि आप कोई आंदोलन तभी चला सकते हैं जब आप मजबूत हैं, आर्थिक रूप से अगर मजबूत है, या तो आपको फंडिंग बहुत अच्छा मिलना चाहिए, जैसे किसान आंदोलन जैसी फंडिंग हो या शाहीन बाग जैसी फंडिंग हो, तो आप आंदोलन कर सकते हैं, घर की कोई चिंता नहीं हो। तो यहाँ पर वैसी कोई स्थिति नहीं थी। और सबसे गलत चीज़ जो हमने उस समय किया था वो था चौरी चौरा कांड को लेकर। तो इस तरह गांधी ने इस आंदोलन को वापस लिया। गांधी खुद इस बात को मानते थे कि असहयोग आंदोलन अचानक समाप्त होने वाला आंदोलन नहीं था। ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये आंदोलन जो था 12 फरवरी 1922 को समाप्त हो गया, लेकिन ये अचानक समाप्त नहीं हुआ। और ऐसा नहीं था कि वो डेट फिक्स था कि उसके बाद कोई आंदोलन ही नहीं हुआ। हाँ, ये एक एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करना था कि हम फिर से वापस आएंगे और उस तरह के आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हिंसा के रूप में आंदोलन नहीं हो सकता था। गांधी की आलोचना तो ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में लोगों ने उनको नेता बनाया था। उन्होंने बोला नहीं कि मुझे नेता बनाओ। हाँ, उन्होंने ये बात जरूर रखी कि जब मैं लीडर हूँ, जब मैं नेता हूँ, तो मेरे विचार ही इस आंदोलन के हिस्से होंगे। और विचार कोई गलत नहीं थे, उसके रिजल्ट आगे भी देखने को मिलते हैं। आलोचनाएं हुई, लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों ने, अगर अंग्रेज इतिहासकारों को भी पढ़ा जाए इस घटनाओं को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं एक नींव तो हिलाने वाली आंदोलन था। मतलब असहयोग आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन था। गांधी खुद नहीं सोच पाए थे कि एक बड़ा आंदोलन हम खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्रीय आंदोलन हो चुके थे और उसी तरह से लग रहा था कि एक क्षेत्रीय आंदोलन है। तो बहुत अच्छा रणनीति बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता को भी दिखाया और एक बड़े आंदोलन को उन्होंने क्रिएट किया था, जो अंग्रेजों को अब भय पैदा करता था गांधी से, या उनको लगता था कि अब भारत के लोग जागरूक हो चुके हैं। असहयोग आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन मित्रों मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये आंदोलन एक ऐसा था जो सूरज की पहली किरण जरूर लेके आई आज़ादी की। मतलब लोगों के अंदर एक आशा थी कि हम भी नींव हिला सकते हैं। भारतीयों ने जिस जोर से एक साथ एकता दिखाई थी, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बहुत सारे राज्यों का कंट्रीब्यूशन था। क्रांतिकारियों ने भी इसको सपोर्ट किया था। बंगाल के सूर्यसेन से लेकर हर क्रांतिकारी जो थे असहयोग आंदोलन को सपोर्ट किए थे। अपने आप में जो हम सुनते हैं कि विचारधारा का अंतर था, तो क्रांतिकारी ने हर जगह इस आंदोलन को सपोर्ट किया। मीडिया, पेपर उस समय जो छपते थे वो रातों रात फेंके जाते थे, उनको पकड़ लिया जाता था, उनकी छपाई बंद करवा दी जाती थी कि ये आंदोलन स्प्रेड नहीं करे। अंग्रेजों में एक भय का माहौल था और फाइनली अंग्रेजों ने भी माना कि असहयोग आंदोलन जो था एक ऐसा स्टार्टिंग था जो उनकी कॉलोनीज या उनकी उपनिवेशवाद के लिए घातक थी। तो आज के लिए इतना मित्रों। इसके बाद की घटनाओं को फिर से हम वर्णन करेंगे। पढ़िए जरूर, मटेरियल्स पढ़िए, ये मेरा अपना विचार है, साथ ही साथ कुछ बुक्स के विचारों को मैंने भी इसमें इंक्लूड किया है। लेकिन जब तक आप मटेरियल नहीं पढ़िएगा स्पष्ट नहीं होगा, आपको डाउट मिलेंगे। जब आप मटेरियल पढ़िएगा तो डाउट होंगे, मेरे विचारों से हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं मिले, तो जरूर उस बात को कमेंट बॉक्स में आइए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। दैट्स ऑल।